नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे क्लासिक नर्सिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हम बात करेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में, जो कि आपके पोर्शन है बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का और साथ ही में जीएनएम का। और उसमें हम एक सिस्टम को डील कर रहे हैं, वो सिस्टम है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम डिसऑर्डर, या फिर हम उसी को बोल सकते हैं स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स। और हम उनमें बात करें, सबसे पहले जो फर्स्ट डिजीज़ कंडीशन है या फिर हम बोल सकते हैं कंडीशन है पेडिकुलोसिस। पेडिकुलोसिस का मतलब कि ये एक जुओं की बीमारी है या फिर हम बोल सकते हैं जू की बीमारी है। और इस पेडिकुलोसिस को ही हम लाइस भी बोल सकते हैं, या फिर हमने एक नाम लिखा है हेड लाइस इन्फेस्टेशन। हेड लाइस इन्फेस्टेशन भी हमको इसको बोल सकते हैं। हेड का मतलब सिर में, लाइस का मतलब जुएं, इन्फेस्टेशन का मतलब कोई परजीवी या कोई पैरासाइट हमारे जो भी पार्ट्स हैं, जैसे ग्रोइन रीजन है या एक्जिला है या चेस्ट है, अलग अलग पार्ट्स हो सकते हैं, या फिर सिर में है, वो पैरासाइट परजीवी रहकर क्या कर रहा है, हमारे ब्लड को चूस रहा है और उसके ज़रिए वो अपना लार्वा या फिर अंडे को जरिए क्या है हमारे में इन्फेस्टेशन फैला रहा है, अपनी ग्रोथ कर रहा है। इसको हम पेडिकुलोसिस बोल सकते हैं। पेडिकुलोसिस का वैसे तो कोई डेफिनेशन होता नहीं, फिर भी एक छोटा सा कोशिश की गई है कि एक डेफिनेशन इसके आधार पर बनाई जाए। तो पेडिकुलोसिस इज एन इन्फेस्टेशन, ये एक प्रकार का इन्फेस्टेशन है ऑफ हेयरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी और क्लोथिंग विथ द एक्स लार्वा ऑफ लाइस। ठीक है, पेडिकुलोसिस क्या है? एक इन्फेस्टेशन है जो कहाँ पे है, हेयरी पार्ट्स में होगा, मतलब जहाँ पे भी आपके क्या है हेयर्स ग्रोथ करते हैं, हेयर वाला जो पार्ट है वहाँ पे। और ये क्या है, बॉडी क्लोथिंग विथ दी, साथ ही में एक्स लार्वा ऑफ लाइव्स, एक्स और लाइस या फिर लार्वा। कहने का मतलब पेडिकुलोसिस जुओं की एक ऐसी बीमारी जिसमें क्या होगा कि ये पेडिकुलोसिस जुएं आपकी जो भी जहाँ पे भी हेयर वाला पार्ट है वहाँ पे ये होंगी, और साथ ही में आपको क्या करेंगी, वहाँ पे ग्रोथ करेंगी। और इनका जो मेन सोर्स है वो भी आपका क्या है, ह्यूमन ब्लड है। क्या करेंगे, आपके जहाँ पे भी स्किन में है, मान लीजिए सिर में है, तो सिर में आपके ब्लड को चूसेंगी, चूसने के साथ में इनका भी कुछ लार्वा जाएगा, कुछ सलाइवा जाएगा, और फिर वो भी आपको क्या करेगा, कंटामिनेटेड करेगा या फिर करेगा इन्फेक्टेड करेगा, जिससे आपका सिम्टम क्या आएगा कि आपको ईचिंग होगी। और वो ईचिंग भी कौन सी होती है, सीवियर टाइप ऑफ ईचिंग होती है। तो पेडिकुलोसिस में हमने देखा, पेडिकुलोसिस इज एन इन्फेस्टेशन ऑफ हेयरी बॉडी क्लॉथिंग विथ द eggs larva of lice. The crawling stage of this insect feed in human blood। और इसका मेन जो फीड, जो भोजन रहता है जब ये क्रवलिंग करती हैं, मतलब चलती हैं, तो इनका मेन जो फीड है, भोजन है, वो क्या रहता है, आपके ह्यूमन ब्लड रहता है। विच कैन रिजल्ट सीवियर ईचिंग, और जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, सीवियर ईचिंग देखने को मिलेगी। हेड लाइस इन्फेस्टेशन हम इसको बोल सकते हैं। हेड का मतलब सिर, लाइस का मतलब जुएं, और इन्फेस्टेशन का मतलब कोई भी परजीवी पैरासाइट हमारे स्किन या शरीर में होना, उसको हम क्या बोल सकते हैं, इन्फेस्टेशन बोल सकते हैं। हम देखें, बात करें कि अब कितने टाइप की या फिर कहाँ कहाँ पर जो है ये पेडिकुलोसिस हो सकती है। तो मेनली मुख्यतः इसके 3 प्रकार हो सकते हैं। तो नंबर 1 फर्स्ट टाइप हम बात करें, पेडिकुलोसिस ह्यूमनस कैपिटिस। मोस्ट कॉमन होता है पेडिकुलोसिस जो कैपिटिस है, और यहाँ पे जो है जुएं फाउंड इन स्कैल्प, या फिर हम बोल सकते हैं हेड के अंदर, यानी कि जो हमारा सिर है उसमें सबसे ज़्यादा जो जुएं पाई जाती हैं, वो एक मोस्ट कॉमन एरिया रहता है, और उस एरिया को क्या बोला जाता है, पेडिकुलोसिस ह्यूमनस कैपिटिस। इसके बाद में सेकंड आता है पेडिकुलोसिस ह्यूमनस कॉर्पोरिस, और यहाँ पे इसमें काम पा के हमारे चेस्ट में, हमारे एब्डोमन में, हमारे एक्जिला, हमारे शोल्डर, इन जगह पे क्या हो सकती हैं, अगर जुएं फैलती हैं तो हम इस कंडीशन को क्या बोल सकते हैं, पेडिकुलोसिस ह्यूमनस कॉर्पोरिस। नंबर 3 जो टाइप आता है वो आता है पेडिकुलोसिस ह्यूमनस प्यूबिस पैथ्रिस। ये कहाँ पे फैलती है जुएं, ग्रोइन रीजन में, जो हमारा पेल्विक कैविटी वाला पोर्शन है, ग्रोइन रीजन वाला, उसमें जुएं फैलती हैं। तो ये 3 प्रकार के टाइप्स हो सकते हैं, पेडिकुलोसिस ह्यूमनस
कैपिटिस, होमनस कॉर्पोरिस, होमनस प्यूबिस पैथ्रिस, यानी कि स्कैल्प में हमारे एब्डोमन, शोल्डर, चेस्ट वाले और साथ ही में ग्रोइन, 3 जो ये रीजन है यहाँ पे क्या हो सकती है, जुएँ फैल सकती हैं। अब हम देखें कि क्या कारण हो सकते हैं जुएँ फैलने का। तो लॉन्ग हेयर्स एंड मॉइस्ट एयर, अगर मान लीजिए किसी के बहुत लंबे बाल हैं और साथ ही में काफ़ी टाइम से अगर गीले बाल या हम बोले मॉइस्चर अगर हेयर रहते हैं, बालों के अंदर नमी बनी रहती है, काफ़ी टाइम से बालों को शैम्पूइंग नहीं किया हो, बालों को अच्छी तरह से धोया नहीं है, उनकी हाइजीन मेंटेन नहीं करी हो, तो उस वजह से भी जो है वहाँ पे पेडिकुलोसिस जो ये इंसेक्ट जो ये कीड़ा है वो ग्रोथ कर सकता है। इसके बाद में स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस, मान लीजिए छोटे बच्चे हैं तो वो इतना ध्यान नहीं देते हैं अपनी पर्सनल हाइजीन में, तो अगर पेरेंट्स की तरफ से उनकी पर्सनल हाइजीन नहीं हो रही है या वो एक दूसरे का कांटेक्ट में आ रहे हैं, मान लीजिए किसी एक बच्चे के ये पेडिकुलोसिस है तो दूसरा बच्चा अगर कांटेक्ट में आता है तो उसके भी ये आराम से ईजी वे से ग्रोथ कर सकती है। इसके बाद में पेरेंट्स टू चाइल्ड, माँ बाप से या पेरेंट्स से बच्चों में आराम से जा सकती है। क्लोथ यूज्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन, अगर कोई मान लीजिए इन्फेक्टेड व्यक्ति है तो अगर उसके क्लॉथ्स भी अगर कोई साधारण नॉर्मल पर्सन यूज करे तो वहाँ पे भी ये क्या कर सकती है, अपनी ग्रोथ कर सकती है। साथ ही में ओल्ड एंड इल पर्सन, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से हॉस्पिटलाइजेशन है और साथ ही में बीमार और बूढ़ा व्यक्ति है, तो सबसे पहला कारण तो यही कि वो अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन नहीं कर पाएगा, और साथ ही में अगर उसकी अच्छी देखभाल नहीं होगी और अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन वो नहीं कर पा रहा है, तो उसमें भी हो सकता है कि पेडिकुलोसिस का क्या हो जाए, ग्रोथ हो जाए। इसके बाद में सेक्सुअल कॉन्टेक्टेड विथ इन्फेक्टेड पर्सन, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सेक्सुअली कांटेक्ट करता है ऐसे इन्फेक्टेड व्यक्ति से जिसमें पेडिकुलोसिस है, तो हमने पहले ही देखा कि इनके अलग अलग टाइप होते हैं। मोस्ट कॉमन सिर के अंदर जुएँ पड़ना, और इसके अलावा चेस्ट, एब्डोमन, एक्जिलर जो रीजन है वहाँ पे, और थर्ड जो टाइप ग्रोइन रीजन। तो हो सकता है मे बी कुछ चांसेज हैं कि सेक्सुअली कॉन्टेक्टेड जो है उससे भी अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप बन रही तो उस कारण से भी जो है एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से साधारण व्यक्ति में ये जो है इन्फेस्टेशन हो सकता है। इसके बाद में पुअर पर्सनल हाइजीन या फिर पुअर एनवायरमेंटल हाइजीन, मान लीजिए अगर पुअर पर्सनल हाइजीन है, एक व्यक्ति अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके नहीं चल रहा है, तो भी उस व्यक्ति में जो मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से नहा नहीं रहा है अच्छे से, और साथ ही में उसका काफ़ी लंबे बड़े बाल हैं उनको भी वो मेंटेन नहीं कर रहा है, अपने बालों को अच्छे से नहीं धो रहा है, अपने ग्रोइन एरिया की, अपने शरीर की अच्छे से अगर मान लीजिए पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा है, काफ़ी लंबे समय से एक ही कपड़े को पहने जा रहा है, अपने कपड़े को अच्छी तरीके से नहीं धो रहा है, तो उस कारण से भी जो है ऐसा हो सकता है कि वो अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करे, अच्छे से नहाए धोए डेली, अच्छे कपड़े चेंज करे, ये सारी जो है उस कारण हो सकते हैं। एक फैक्टर और है कि पुअर एनवायरमेंटल हाइजीन। पुअर एनवायरमेंटल हाइजीन कैसे हो सकती है, अगर मान लीजिए एनवायरनमेंट अगर हाइजीन नहीं है, पुअर है, पुअर एनवायरमेंटल हाइजीन का मतलब अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो सर्दी भी एक ऐसा कारण होता है कि अगर बहुत कम लोग या बहुत ऐसे लोग भी होते हैं कि सर्दी की वजह से अपनी मान लीजिए कि दिनचर्या थोड़ी सी डेली रूटीन है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, कि सर्दी में कुछ व्यक्ति नहाते नहीं हैं और साथ ही में अपने कपड़ों को भी वॉश नहीं कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए बहुत कम धूप आने की वजह से जो है वो अपनी खुद की और कपड़ों को इन सबको क्या नहीं मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वजह से भी जो है ऐसा हो सकता है कि अगर मान लीजिए हम बोल सकते हैं सीधा कि विंटर, सर्दियों के सीजन में भी ऐसा ज़्यादा हो सकता है। इसके बाद में हम देखें कि क्या इसके सिम्टम्स हो सकते हैं, तो सिम्टम्स की हम बात करें तो इससे रेडनेस हो सकता है, ईचिंग हो सकती है, प्रूराइटिस हो सकता है, रैशेज ओवर द स्किन हो सकते हैं, और सम टाइम में फील स्लो पेन, यानी कि हम देखें कि सबसे पहले तो यही देखें कि इसके सिम्टम क्या क्या हैं। तो मुख्य सिम्टम ईचिंग हो सकती है, कोई व्यक्ति बार बार अपनी खुजाएगा, खाज करेगा जहाँ पे भी इसको क्या हो रहा है, ये
पेडिकुलोसिस हो रहा है, लाइस हो रही है, जुएँ पड़ रही हैं। दूसरा, उसी के साथ में उसको अगर जब वो खाज करेगा तो उसके साथ में उसको रेडनेस हो सकती है, हो सकता है मे भी थोड़ा बहुत वहाँ पे ब्लड भी आ सकता है, बिल्कुल माइन्यूट ब्लड आ सकता है, और साथ ही में प्रूराइटिस हो सकता है। और देखें तो साथ ही में कई बार हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा व्यक्ति इचिंग करे तो उसकी वजह से क्रस्ट भी बन सकता है, मतलब एक पपड़ी सी भी हो सकती है, मे बी बहुत रेयर कंडीशन है ये तो एक। बाकी रेडनेस, इचिंग और प्रूराइटिस वगैरह ये क्या है, इसके कॉमन सिम्टम होते हैं। इसके बाद में हम देखें कि पेडिकुलोसिस का क्या डायग्नोसिस करवा सकते हैं हम। तो पेडिकुलोसिस का डायग्नोसिस हम करवाने के लिए सबसे पहले तो हम हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन में हम वही चीज़ देख सकते हैं कि भी किसी आपके परिवार में तो नहीं है ऐसा कोई व्यक्ति जिसको पेडिकुलोसिस है, या फिर मान लीजिए कि कोई और अन्य प्रकार का इनमें से कोई तीसरा टाइप है जिसकी वजह से अगर कोई व्यक्ति या बच्चा कांटेक्ट में आया है, या मान लीजिए उसकी खुद की पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं है, उसके क्लॉथ्स वगैरह उसने यूज कर लिए, तो उन कारणों से हम हिस्ट्री कलेक्शन से पता लगा सकते हैं। इसके बाद में दो ही प्रकार के डायग्नोसिस होते हैं। नंबर 1, फर्स्ट डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन बाय मैग्नीफाइंग ग्लास। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन बाय मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब ये है कि ये जो इंसेक्ट्स हैं ये इतने मतलब छोटे होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम अपनी नग्न आँखों से इनको नहीं देख सकते। तो हमको कोई मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए इनको देखने के लिए, या फिर कोई स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप चाहिए, तभी हम इनको देख के पता लगा सकते हैं कि हाँ ये पेडिकुलोसिस का लाइस इंसेक्ट्स है। ठीक है। दूसरा, स्किन स्क्रैपिंग टू सेंड लेबोरेटरी। हम थोड़ा बहुत स्किन का क्या कर सकते हैं, स्क्रैपिंग कर सकते हैं, मान लीजिए हेड से, या फिर यहाँ पे मान लीजिए अगर हमारे इस एरिया में या फिर ग्रोइन रीजन वाले एरिया से हम थोड़ा सा स्किन को स्क्रैपिंग करेंगे और लेबोरेटरी में डायग्नोसिस से पता लगा लेंगे कि हाँ भाई ये इंसेक्ट है और इस कारण से इसको पेडिकुलोसिस हुआ है। अब इसके बाद में डायग्नोसिस के बाद में हम देखते हैं कि क्या इसका मैनेजमेंट या फिर हम बोल सकते हैं ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट में नंबर 1 फर्स्ट हम दे सकते हैं एंटी पेडिकुलोसिस क्रीम। सॉरी यहाँ पे इसके बीच मैंने लिख दिया एंटी पेडिकुलोसिस क्रीम एंड लोशन, यानी कि एंटी पेडिकुलोसिस या इसी से रिगार्डिंग क्रीम या लोशन आते हैं। अभी मैंने इसके बीज मिटाया है, आप समझ रहे होंगे। इसके बीज का भी ट्रीटमेंट सेम ही होता है जैसा आपके पेडिकुलोसिस का होता है, तो बस थोड़ा सा परसेंटेज का एक जो काउंट है वो एक थोड़ा अलग होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो एंटी पेडिकुलोसिस क्रीम या फिर लोशन में आप काम में ले सकते हैं क्या, परमेथ्रिन। परमेथ्रिन एक लोशन आता है, ये आप 1% काम में ले सकते हैं। और साथ ही में दूसरा एंटीहिस्टामिन फॉर ईचिंग। अगर ईचिंग हो रही है यहाँ पे तो आप यहाँ पे सिट्राजिन या फिर हम बोल सकते हैं लिवोसिट्राजिन, सिट्राजिन या फिर लिवोसिट्राजिन आप क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। वहाँ पे मैंने एक पैरामेथ्रिन के साथ में आप लिंडेन और काम में ले सकते हैं। लिंडेन क्या है कि अभी के टाइम में यूज़ नहीं किया जा रहा है, नाउ इट डज नॉट यूज, बिकॉज कि लिंडेन क्या है, एक लिपिड सोल्यूबल लोशन है, या हम बोल सकते हैं एक ऐसा प्रोडक्ट है जो क्या है लिपिड में इसकी सोल्युबिलिटी ज़्यादा है, जिसके कारण क्या है कि ये स्किन के अंदर न्यूरोटॉक्सिसिटी पैदा कर सकता है। इसलिए ये जो भी बच्चे हैं या फिर ओल्ड कैंडिडेट्स हैं और साथ ही में एक प्रेग्नेंट लेडी है, उनके अंदर जो है लिंडेन काम में नहीं लिया जाता है क्योंकि ये न्यूरोटॉक्सिक होता है। तो ये इसके हम 2 या 3 प्रकार के मैनेजमेंट, एंटी पेडिकुलोसिस क्रीम लोशन जिसमें परमेथ्रिन या फिर लिंडेन अगर डॉक्टर साहब प्रेस्क्राइब कर रहे हैं तो, और साथ ही में एंटीहिस्टामिन के लिए हम सिट्राजिन या फिर लिवोसिट्राजिन काम में ले सकते हैं। इसके बाद में कोल्ड एप्लीकेशन टू रिलीविंग ईचिंग पैलेस वाटर सोक्ड क्लॉथ एंड अफेक्टेड साइट, कि अगर मान लीजिए अगर आपको थोड़ा ईचिंग ज़्यादा हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, कोल्ड एप्लीकेशन काम में ले सकते हैं। कोल्ड एप्लीकेशन का मतलब कि कोई ठंडा पानी आप लें और उसके अंदर कोई भी कपड़ा लें और फिर उसको निचोड़ के और सुखा के आप क्या कर सकते हैं, स्किन के ऊपर लगा सकते हैं जहाँ भी आपको पेडिकुलोसिस का एरिया है। तो उससे होगा क्या
कि थोड़ा बहुत आराम मिलेगा आपको, ठीक है। थोड़ा इससे क्या होगा, आपकी जो ईचिंग है, खाज है, वो थोड़ी क्या होगी, कम होगी। तो आप ये भी क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। साथ ही में बेंजाइल बेंजोएट 25%, 25% जो है आप बेंजाइल बेंजोएट भी क्या है, ट्रीटमेंट के लिए काम में ले सकते हैं। इसके अलावा आइवरमेक्टिन टैबलेट आती है, वो भी ऑरली आप क्या कर सकते हैं, रूटीनली या फिर एज प्रेस्क्राइब जो फिजिशियन ऑर्डर है, आपको रिकमेंडेशन किया जाता है, उस आधार पर आप क्या कर सकते हैं, ये टैबलेट भी ले सकते हैं। अभी हमने सारा सब कुछ जान लिया कि इसका क्या डेफिनेशन हो सकता है, कितने इसके टाइप्स हो सकते हैं, क्या इसके कारण हो सकते हैं, क्या इसके सिम्टम हो सकते हैं, क्या इसका डायग्नोसिस है, और साथ ही में क्या इसका हमने मेडिकल या फिर मैनेजमेंट क्या किया है, वो भी हमने देखा। अब इम्पोर्टेंट आता है कि नर्सिंग मैनेजमेंट या फिर नर्सिंग केयर या फिर हेल्थ एजुकेशन, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं कि क्या प्रिवेंशन हो सकते हैं इसके रिगार्डिंग। तो इसमें हम देखते हैं, एडवाइस दी पेशेंट टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन। सबसे पहले ये एडवाइस दी जाती है कि जो भी व्यक्ति इस कंडीशन से सफ़र कर रहा है, उसको हम ये एडवाइस करें कि वो अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके चलें, ठीक है। डेली नहाए, डेली अपनी क्लॉथ चेंज करें, और अपने जो भी बाल वगैरह हैं उनकी अच्छे से स्टाइल वगैरह, और छोटे हेयर रखें, कभी भी लॉन्ग हेयर नहीं रखें, और अपने हेयर्स को मॉइस्चर ना रखें, ठीक है। ये हम उसको बोल सकते हैं कि आप अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके चलें। नंबर नेक्स्ट, ड्राई दी बॉडी आफ्टर बाथिंग एंड अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम। और साथ ही में हम उसको बोल सकते हैं कि आप जब भी नहाएं, ठीक है, या जब भी आप कोई कारणवश गीले हो जाएं, तो आप अपने शरीर को जो है एकदम से अच्छे से ड्राई करें, और देन उसके बाद में आप क्या करें, अपना जो भी आपको एंटीसेप्टिक क्रीम दी गई है, चाहे वो पैरामेथ्रिन है या फिर बेंजोइक एसिड है, या फिर मान लीजिए आपका लिंडेन है, या फिर मान लीजिए आपको कोई भी प्रकार का और अन्य लोशन जो मार्केट में अवेलेबल है, वो आपको दिया गया है। एंटीसेप्टिक जो भी है वो आपको क्या करना है, बिल्कुल पूरी बॉडी को ड्राई करना है, सुखाना है, उसके बाद में ही आपको क्या करना है, यूज़ करना है, कभी भी गीले में नहीं लगाना है, मॉइस्चर में। टू एडवाइस फैमिली मेंबर्स अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम फॉर 3 days इफ कॉन्टेक्टेड। अगर मान लीजिए कोई फैमिली मेंबर है और ऐसी कंडीशन उसमें भी हो जाती है, कोई फैमिली मेंबर है, अगर उसमें भी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि मान लीजिए कि किसी के पेरेंट्स में थी और बच्चे में चली गई, तो आप कुछ जो एंटीसेप्टिक क्रीम जो भी आपके पास में है, वो आप जो हैं इस बच्चे को भी दे सकते हैं, ठीक है। या तो डॉक्टर साहब से एडवाइस लेके, या फिर आप खुद स्वयं से ये थोड़ा बहुत कम मात्रा के अंदर, कम अमाउंट के अंदर बच्चे को भी दे सकते हैं, या फिर किसी अन्य व्यक्ति को दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं कि ये एंटीसेप्टिक क्रीम क्या करेगी कि अगर बच्चे को आगे अगर पेडिकुलोसिस की ग्रोथ होगी, तो उस ग्रोथ को क्या कर देगी, रोक देगी, कम कर देगी। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, ये एंटीसेप्टिक क्रीम अगर कोई फैमिली मेंबर है उसमें हुआ, तो उसके कांटेक्ट में आप दूसरे व्यक्ति भी इसको क्या कर सकता है, 3 से 4 दिन काम में ले सकता है, यदि उसके व्यक्ति के कांटेक्ट में आया हो तो। इसके बाद में अवॉइड कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, और साथ ही में अवॉइड कांटेक्ट भी करना होता है जो इन्फेक्टेड पर्सन है। अब अवॉइड कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन का मतलब ऐसा नहीं है कि आप उससे बातचीत नहीं करें, उसके साथ में नहीं रहे, सब कुछ रहे, लेकिन उसकी जो भी चीज़ें हैं, थिंग्स हैं, उसके अंडर गारमेंट्स हैं या उसके गवर्नमेंट जो भी क्लॉथ्स वगैरह हैं, वो आपको क्या है, यूज़ नहीं करना है। हो सकता है उसकी वजह से आपको ये पेडिकुलोसिस जो है वो हो सकता है। इसके बाद में क्लॉथ एंड बेड शुड बी कीप्ड इन सनलाइट फॉर 36 आवर्स या फिर 40 आवर्स, यानी कि जो भी क्लोथ्स हैं, जो ये व्यक्ति है जिनके पेडिकुलोसिस है, या फिर स्पेशली कोई बच्चा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो भी उसके कपड़े हैं या जो भी उसके बिस्तर हैं, उसको आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से ड्राई करें, अच्छे से वॉश करें, और फिर साथ ही में या आप उसको सनलाइट में रखें, ठीक है। जिससे भी क्या होगा, सनलाइट के एक्सपोजर से कुछ बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी ग्रोथ करने हैं, वो भी क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, मर जाएंगे। वॉश ऑल क्लॉथ्स इन वार्म वाटर एंड ड्राई इन सनलाइट, और साथ ही में आपको गर्म पानी से जो भी इसके कपड़े हैं, जो भी इसकी बेडशीट है, जो भी इसकी चादर, लिनन वगैरह है,
वो आपको अच्छे से क्या करनी है, गर्म पानी से धोएंगे तो उससे भी जो है थोड़ा बहुत कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव होंगे छोटे मोटे, वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, मर जाएंगे, पैरासाइट वगैरह जो भी हम पढ़ रहे हैं, पेडिकुलोसिस, लाइस जो भी हैं, और साथ ही में सनलाइट से भी मर जाएंगे। इसके बाद में एडवाइस पेशेंट टू कट दी नेल, और यहाँ पे पेशेंट को हम ये एडवाइस क्यों दे रहे हैं कि भाई वो अपने नेल्स वगैरह को भी अगर अच्छे से काटेगा तो उससे क्या होगा कि अगर उसको ईचिंग होगी तो वो ज़्यादा अपनी स्किन को ईचिंग नहीं करेगा। और साथ ही में अगर मान लीजिए अगर बड़े नेल रहेंगे तो अगर वो ईचिंग कर रहा है हेड में या कहीं पे रीजन पे, तो हो सकता है वहाँ पे ईचिंग थोड़ी बढ़ जाए, ठीक है। और हो सकता है कि नाखून के जरिए भी जो है कि मान लीजिए एक बार सिर में है, फिर उसने नीचे हाथ कर लिया या कहीं और अन्य जगह पे हाथ कर लिया, तो ये हो सकता है कि इन्फेक्टेड हैंड की वजह से भी जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में दूसरे टाइप का जो इन्फेस्टेशन है या फिर पेडिकुलोसिस है ये फैल सकता है, ठीक है। तो ये हमने देखा पूरा कंप्लीट पेडिकुलोसिस के बारे में। तो आई होप जो भी बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर या फिर जीएनएम के विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो शुरू से लेके एंड तक आप इस वीडियो को देखिएगा। आई होप आपको ये ज़रूर समझ में आएगा। थैंक्स टू ऑल, धन्यवाद।